दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 762 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का यह आकलन निराश करने वाला है कि सीवेज शोधन संयंत्रों के पूरी तरह काम न करने के कारण सीवरों का करीब 50% दूषित पानी गंगा नदी में जा रहा है। इस संस्था ने यह भी पाया कि औद्योगिक कचरा भी गंगा में पहुंच रहा है। यह समझना कठिन है कि गंगा को साफ स्वच्छ करने के अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के बावजूद अभी तक संबंधित राज्यों में पर्याप्त संख्या में सीवेज शोधन संयंत्र स्थापित क्यों नहीं किए जा सके हैं। निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर भी मिलना चाहिए कि जो सीवेज शोधन संयंत्र लगे हुए हैं वे पूरी क्षमता से काम क्यों नहीं कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर राज्य सरकारों और विशेष रूप से उनके स्थानीय निकायों को देना ही चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न एक लंबे अरसे से अनुत्तरित है। स्थानीय निकायों को इसके लिए बाध्य किया जाना चाहिए कि वे अपने इस प्राथमिक दायित्व का निर्वहन सही तरह से करें। इतने वर्षों बाद भी गंगा को साफ करने का उद्देश्य पूरा होता हुआ न दिखना इसलिए एक बड़ी चिंता का कारण है, क्योंकि यदि देश की इन सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र समझी जाने वाली नदी को स्वच्छ नहीं किया जा सका तो फिर अन्य नदियों के साफ सुथरा होने की आशा कैसे की जा सकती है। यह समय की मांग है कि केंद्र सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करे जिससे एक निश्चित समय में इस नदी को स्वच्छ करने का संकल्प लिया जाए और उसे पूरा करके दिखाया जाए। ऐसा करके ही देश की अन्य नदियों को साफ करने के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि देश की अधिकतर नदियां प्रदूषण की चपेट में हैं। इनमें यमुना नदी भी है जो सर्वाधिक प्रदूषित देश की राजधानी में दिखाई देती है। चूंकि नदियों की साफ सफाई पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए उनमें से अनेक गंदे नाले में परिवर्तित होती जा रही हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है
कि राज्य सरकारें नदियों को साफ करने को अपने एजेंडे का हिस्सा नहीं बना रही हैं। वास्तव में होना तो यह चाहिए कि छोटी बड़ी नदियों को साफ करने के साथ ही इस पर भी ध्यान दिया जाए कि जल के अन्य परंपरागत स्रोतों को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जाए। ध्यान रहे कि समस्या केवल यही नहीं है कि छोटी बड़ी नदियां और नहरें प्रदूषण से ग्रस्त हैं, बल्कि यह भी है कि देश के तमाम हिस्सों में भूगर्भ जल भी प्रदूषित होता जा रहा है। निश्चित रूप से सरकारों के साथ समाज को भी इसके लिए चेतना होगा कि नदियों के साथ साथ जल के जो भी परंपरागत स्रोत हैं उन्हें साफ स्वच्छ रखने की आवश्यकता कहीं अधिक बढ़ गई है। चेंज। बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के 7 जिले झांसी, बांदा, चित्रकूट, जालौन, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर शामिल हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संपदा से समृद्ध होने के बावजूद अब तक बुंदेलखंड की पहचान सूखाग्रस्त और पानी की किल्लत से जूझते क्षेत्र की ही रही है। पानी का संकट दूर करने के लिए सरकार ने काफी प्रयास किए हैं, लेकिन अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने क्षेत्र के विकास के कई रास्ते खोले हैं। इस क्रम में ऐतिहासिक किलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का फैसला पूरे बुंदेलखंड की आर्थिक प्रगति की धुरी बन सकता है। बुंदेलखंड का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है और वहाँ के राजाओं के पराक्रम की जाने कितनी कहानियाँ हैं। ऐसे में उनके किलों के प्रति लोगों में सहज ही आकर्षण होगा, लेकिन पर्यटक तभी वहाँ पहुँचेंगे जबकि उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हों। किलों तक पहुँचने के लिए सड़कों के साथ ही रात में ठहरने के लिए सुविधा संपन्न होटल या गेस्ट हाउस हों। पर्यटन का आर्थिक लाभ किसी भी क्षेत्र को तभी मिल सकता है जब लोग वहां जाने के बाद रात्रि प्रवास भी करें। इसके लिए सरकार पीपीपी मॉडल अपनाने पर विचार कर रही है, तो इसे दूरगामी सोच और एक अच्छा विकल्प माना जा सकता है। बुंदेलखंड का पूरा क्षेत्र प्राकृतिक संपदा से अत्यंत ही समृद्ध है और वहाँ पर्यटन के विकास की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में सोचा ही नहीं गया। झांसी के किले को देखने तो दूर दराज के लोग जाते हैं। ऐसे ही कलिंजर का किला 542 हेक्टेयर परिक्षेत्र में फैला है और वह भी लोगों के आकर्षण का बड़ा केंद्र हो सकता है। छोटे किलों की संख्या तो काफी है जो उपेक्षा के शिकार हैं। सरकार ने फिलहाल 31 किलों को चिन्हित किया है, जिसमें ललितपुर और
महोबा जैसे छोटे जिलों के क्रमशः 7 और 5 किले शामिल हैं। किलों का जीर्णोद्धार होने से बुंदेलखंड के टूरिज्म सर्किट में 4 चांद लगेंगे। बेहतर होगा कि इसकी समग्र योजना तैयार कर मध्य प्रदेश सरकार से मिलकर संयुक्त प्रयास किया जाए। इससे पर्यटन क्षेत्र का दायरा और बढ़ जाएगा। स्टॉप।